सो हेलो बच्चों। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा टाइम हो गया, बीच में स्पेशल क्लासेस लेती काइनेमेटिक्स की। हम लोग एकदम अभी हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि हम लोग का मेजरमेंट एंड एरर चैप्टर खत्म हुआ है। काइनेमेटिक्स हम लोग स्टार्ट किए थे। कुछ बच्चों को दिक्कत हुई थी काइनेमेटिक्स के क्लासिफिकेशन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिक्स कैसे डिवाइड हुआ है वो मैंने पूरे 11th के मैकेनिक्स को, ऑलमोस्ट पूरे 11th के सिलेबस को डिफाइन करने की कोशिश करी थी उस एक चार्ट से। अब हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर उठाएंगे और वो समझ में भी आ जाएगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। नए नए टर्म्स हैं, नई नई चीजें हैं, ठीक है। चलो, सो द टॉपिक हियर इज काइनेमेटिक्स, है ना। क्या है? काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो कहां से आया है काइनेमेटिक्स? फिर से वही बात, कहां से आया ये काइनेमेटिक्स? मैकेनिक्स से। कौन सी मैकेनिक्स? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्या होती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स? न्यूटोनियन मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स है जिसमें न्यूटन्स के लॉज फॉलो होते हैं। और मैकेनिक्स में हम करते क्या हैं? हम तीन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैटर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैटर, फोर्स एंड मोशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैटर, फोर्स एंड मोशन। बस खत्म बात। और जहां न्यूटन्स लॉज क्या है? अप्लीकेबल। जहां न्यूटन्स लॉज क्या है? अप्लीकेबल। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब अप्लीकेबल। फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप दो तरह की बॉडी के लिए पढ़ सकते हो, रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी। मींस डिफॉर्मेबल, नॉन डिफॉर्मेबल एंड डिफॉर्मेबल। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी? रिजिड बॉडी। कौन सी? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मींस नॉन डिफॉर्मेबल। नॉन डिफॉर्मेबल किसकी? रिजिड बॉडी की मैकेनिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। फोर्स लगाओगे केवल मोशन होगा, नो डिफॉर्मेशन। आइडियल बॉडी है। कैसी बॉडी है? आइडियल, एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हम ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि डिफॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो आप मोशन और डिफॉर्मेशन दोनों को एक साथ एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हम केवल चाहते हैं केवल मोशन को एनालाइज करना, तो केवल मोशन को एनालाइज करना है तो क्या पढ़ो? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी भी दो तरह से, पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मतलब आप उसकी लेंथ, विड्थ, शेप, साइज में इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो हम अभी इंटरेस्टेड नहीं है, हम केवल किस में इंटरेस्टेड है? पार्टिकल मैकेनिक्स में। हम बॉडी को क्या मान के चलेंगे? पार्टिकल। उसकी क्या है लेंथ, क्या है विड्थ, क्या है हाइट, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम लोग रिजिड बॉडी में भी क्या पढ़ने वाले हैं? पार्टिकल मैकेनिक्स। ओके, पार्टिकल कैसे कंसीडर करेंगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच मच लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। size of the object is much less than distance traveled by the object. Example, very simple example, a man walking in the room. A man walking in the room. रूम कितना भी बड़ा होगा, मैन पॉइंट नहीं लग सकता उसमें। A man walking in the room। और अगर मैं यही लिख दूं, a man walking on the, a man walking on the earth, a man walking on the earth। यहां पे walking in the room, ऑब्जर्वर कहां है? ऑब्जर्वर कहां है? रूम के दरवाजे पे होगा, जो देख रहा होगा उसकी मोशन। ऑब्जर्वर ऑन द रूम्स डोर, ऑब्जर्वर ऑन द रूम्स डोर। और मैन वॉकिंग ऑन द अर्थ, ऑब्जर्वर कहां है? ऑब्जर्वर इन द स्पेस, तभी तो उसकी पूरी अर्थ दिखाई देगी। अब यहां मैन वॉक, सेम मैन है भाई, सेम मैन, सेम इंसान, वही बंदा है, लेकिन अगर वो रूम में चल रहा है, ऑब्जर्वर रूम के डोर पे खड़ा है,
वो उसको कैसा दिखाई देगा? पॉइंट नहीं दिखेगा, पार्टिकल नहीं दिखेगा, वो कैसा दिखेगा? उसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब shape and size can't be ignored, can't be ignored। और here क्या हो जाएगा? पार्टिकल can be ignored, shape and size can be ignored, shape and size can be ignored। बात समझ में आई? तो हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? ये नहीं पढ़ने वाले, हम इस तरह की केसेस पढ़ेंगे जहां पार्टिकल को, जहां ऑब्जेक्ट को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ट्रीट करने का रूल क्या है? ट्रीट करने का रूल सिंपल है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट with respect to observers, with respect to observer। बात समझ में आई? सो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी में भी पार्टिकल मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी में भी पार्टिकल मैकेनिक्स। देन नेक्स्ट पार्टिकल मैकेनिक्स में भी दो ब्रांचेस होते हैं, स्टैटिक्स, फोर्स लग रहे हैं बॉडी पे लेकिन बॉडी रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, वो नहीं पढ़ना। फोर्स लग रही है बॉडी पे, बॉडी मोशन में है, वो पढ़ना है, डायनामिक्स। स्टैटिक्स बॉडी एट रेस्ट, कौन सी बॉडी? रिजिड बॉडी। क्या लेके चल रहे हैं? रिजिड पार्टिकल। डायनामिक्स बॉडी इन मोशन, बॉडी इन मोशन, बॉडी इन मोशन। देन बॉडी इन मोशन दो तरह से उसको पढ़ा जा सकता है, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स ओनली स्टडी मोशन, केवल किसके बारे में पढ़ो? ओनली स्टडी अबाउट मोशन, ओनली स्टडी अबाउट मोशन। ठीक है? काइनेमेटिक्स में स्टडी अबाउट मोशन and its cause। What is the cause of motion? Force। What is the cause of motion? Force। Here only study of motion, not its cause। बात समझ में आ गई? ये पढ़ना है अपने को, काइनेमेटिक्स। क्लियर है? अब आ जाते हैं कि काइनेमेटिक्स में भी कितने तरह की मोशन। तो काइनेमेटिक्स की अगर कोई डेफिनेशन बोले, डेफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स सिंपल, क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ मोशंस, क्लासिफिकेशंस एंड कंपैरिजन ऑफ मोशन। बस खत्म बात। ठीक है? क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ मोशन किस किस बात पे है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स, रिलेशन बिटवीन मैटर फोर्स एंड मोशन, मैटर फोर्स एंड मोशन, न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये रहा। देन रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, नॉन डिफॉर्मेबल, फोर्स लगने पे केवल मोशन होगा। देन रिजिड बॉडी में भी कैसा? पार्टिकल, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। एग्जांपल दिया मैंने, मैन वॉकिंग इन द रूम, मैन वॉकिंग ऑन द अर्थ। तो व्हाट विल बी आवर केस? मैन वॉकिंग ऑन द अर्थ। ऐसे केसेस होंगे पार्टिकल। देन रिजिड बॉडी, पार्टिकल मैकेनिक्स, ओके। इसको दो तरह से पढ़ा जा सकता है, बॉडी रेस्ट पे हो फोर्सेस लगने के बावजूद, और बॉडी मोशन में हो फोर्स लगने की वजह से। तो अगर रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक्स। अगर मोशन में है तो क्या बोलेंगे? डायनामिक्स। डायनामिक्स की भी स्टडी दो तरह से की जा सकती है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स
Only study motion, not its cause. The kinetics study about its motion and its cause. So kinematics को हमने define किया, classification and comparison of motion. Classification and comparison of motion. This is the case. So कौन कौन सी मोशन? ऑब्वियस सी बात है, क्लासिफिकेशन पे आ गए। तो इसमें जो मोशन पढ़नी है वो पढ़नी है वन डायमेंशनल मोशन, द मोशन विच हैपेंस इन ओनली वन डायमेंशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन केवल एक डायमेंशन में चेंज होगी, हम लोग बाद में आएंगे। एग्जाम्पल, स्ट्रेट लाइन मोशन, और रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड टू डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट चैप्टर का नाम इसी पे है, मोशन इन प्लेन। दो स्पेशल मोशंस उसमें भी पढ़ने हैं, कौन कौन सी? प्रोजेक्टाइल मोशन is the example of plane motion and circular motion is the example of plane motion. क्लियर है? तो ये भी पढ़ना है, थर्ड 3D मोशन इन 3 डायमेंशन, नागिन डांस जैसे होता है, वो नहीं पढ़ना। फोर्थ, ये काफी आगे चल करके पढ़ना है, पीरियोडिक मोशन। कैसी मोशन? ऐसी मोशन जो अपने आप को रिपीट करे, रिपीटेटिव मोशन। वन एग्जांपल इज सर्कुलर मोशन, बार बार रिपीट कर रही, तो सर्कुलर मोशन प्लेन मोशन भी है और पीरियोडिक मोशन है। एग्जांपल एक इसका क्या हो गया? सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। पेंडुलम मोशन इज द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पेंडुलम मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। तो ये पढ़ना है हमको, ये लास्ट के चैप्टर्स में, ये काइनेमेटिक्स है। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा मोशन को समझते हैं। थोड़ा सा मोशन को समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है, मोशन इज एब्सोल्यूट और रिलेटिव। मोशन इज एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये क्वेश्चन, इसका क्या मतलब हुआ? सी, यू आर सिटिंग ऑन योर चेयर, यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर अटेंडिंग माई क्लास। आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, आप क्या बोलोगे? आप मोशन में हो, रेस्ट में हो? मैन सिटिंग ऑन चेयर, किस पे? आप बोलोगे रेस्ट पे। लेकिन मैं बोलूं अर्थ तो घूम रही है भाई, तो अर्थ पे तो आप भी हो, तो मैन सिटिंग ऑन द चेयर इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो वो भी किसमें है? मोशन में। लगता नहीं है, क्यों? हमारे आसपास के लोग भी हमारे साथ ही रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मैन सिटिंग ऑन द चेयर रेस्ट पे किसके रिस्पेक्ट में है? यहां पे एक वर्ड लिखना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या इसको बोले अर्थ। किस पे है? रेस्ट पे। किस पे है? रेस्ट पे। बट सेम मैन सिटिंग ऑन चेयर with respect to moon or space
with respect to moon or space is not at rest, he is in motion. Same case. क्या मतलब समझ में आया? एक ही सिनेरियो है, एक ही सिचुएशन है, दो अलग अलग चीजों के रिस्पेक्ट में उसकी कहानी ही बदल जाती है। अगर हम उसकी मोशन को ग्राउंड या अर्थ के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वो रेस्ट पे लगता है, मून या स्पेस के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वो मोशन में लगता है। क्लियर है? और एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल। क्या है एग्जांपल? मैन सिटिंग इन ट्रेन, मैन सिटिंग इन ट्रेन, मैन सिटिंग इन ट्रेन। और वो भी कैसी ट्रेन है? मूविंग ट्रेन। मैन सिटिंग इन मूविंग ट्रेन, मैन सिटिंग इन मूविंग ट्रेन with respect to को पैसेंजर जो उसके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू को पैसेंजर किसमें है? रेस्ट में। आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, तो आपके अगल बगल के लोग अगर सीट पे बैठे हैं तो कैसे दिखाई देंगे? आप उसको रेस्ट पे दिखाई देंगे। बट मैन सिटिंग इन मूविंग ट्रेन with respect to man standing on प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी खड़ा है और ट्रेन का वेट कर रहा है और ट्रेन गुजरती है, उसमें आप भी बैठे हुए हो, आप भी गुजरते हो, वो खिड़की से आपको देखता है, उस आपको वो जब देखेगा तो वो क्या बोलेगा? यू आर इन मोशन। बात समझ में आई? सो रेस्ट या मोशन हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक हमको ये क्लियर ना हो कि ऑब्जर्वर कहां है। ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट मोशन में है? अगर अगर जैसे इस केस में मैन सिटिंग ऑन द चेयर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड भी चल रहा है सन के चारों तरफ, चेयर भी चल रहा है और उसी वेलोसिटी से चल रही है, क्यों? फिर तो चेयर जो है, जो आदमी है वो रेस्ट पे ही दिखाई देगा। लेकिन मैन सिटिंग ऑन द चेयर विथ रिस्पेक्ट टू मून और स्पेस, स्पेस तो कहीं कोई नहीं जा रहा है, स्पेस वहीं पे, और अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही है तो उस पे लगी हुई चेयर भी घूम रही है, और चेयर घूम रही है तो चेयर पे बैठा हुआ आदमी भी घूम रहा है। तो उस केस में मून या स्पेस से देखने पे आदमी कैसा दिखाई देगा? मोशन में। इसी तरह से ट्रेन में अगर आदमी बैठा हुआ है और ट्रेन चल रही है, को पैसेंजर उसके साथ में बैठा हुआ है, को पैसेंजर को आदमी रेस्ट पे दिखाई देगा। यहां रेफरेंस कौन है? को पैसेंजर। लेकिन अगर मूविंग ट्रेन है और प्लेटफॉर्म से पास हो रही है और प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी खड़ा है, तो प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को वो पैसेंजर कैसा दिखाई देगा जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है? मोशन। तो मोशन इज अ मोशन इज अ इट इज वेरी क्लियर, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। वाई? किसी उस सेम केस को आप कभी रेस्ट बोलते हो, कभी मोशन बोलते हो। वाई? बिकॉज रेफरेंस पॉइंट इज चेंज। ठीक है? इफ वाई? बिकॉज इफ reference point means observer is changed, then state of motion will change। क्लियर है?
ऑब्जर्वर। तो आप जब भी मोशन को एनालाइज करोगे, आप मोशन को एनालाइज हमेशा किसके रिस्पेक्ट में करोगे? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? सो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज वेरी क्लियर नाउ। तो सो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। व्हाई? क्योंकि हम मोशन को रेफरेंस अगर चेंज हो जाएगा तो मोशन भी क्या हो जाएगा? मोशन का स्टेट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मोशन को हम रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। वी ऑब्जर्व द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। और ऑब्जर्वर कहां है? ऑब्जर्वर कौन है? ये डिसाइड करता है मोशन का स्टेट क्या होगा। ठीक है? दैट्स वाई मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। अब ठीक है, सो मोशन पढ़ना है, मोशन को एनालाइज करना है, मोशन को एनालाइज करना है, राइट? सो मोशन को एनालाइज करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, सपोज ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड और ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ऑब्जेक्ट इस रोड पे कभी यहां होगा, कभी यहां होगा। सपोज ऑब्जेक्ट इज अ मैन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा। कभी मतलब टाइम, कभी मतलब टाइम। किस टाइम पे कहां है? और कहां मतलब पोजीशन, लोकेशन। और लोकेशन कैसे दोगे आप? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहां पे आप बैठ करके चेयर लगा करके देख रहे हो, अच्छा तुम ए पे पहुंचे, अच्छा तुम अभी बी पे हो, अच्छा अभी सी पे हो, अभी डी पे हो, अभी ई पे हो। सो ओ ए इज द पोजीशन, ओ बी इज नेक्स्ट पोजीशन। ये देखो ओ सी, ओ डी, ओ ई। तो ये क्या है? पोजीशन। सो मोशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कहां हो, ऑब्जेक्ट कहां है, और कब है, वेयर एंड व्हेन। किसकी बात हो रही है? ऑब्जेक्ट के मोशन की। तो वेयर मतलब पोजीशन, वेयर मतलब पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। व्हेन मतलब टाइम। दो ही चीजें चाहिए बस। सो अगर दो चीजें चाहिए तो मोशन को एनालाइज अगर करना है, मोशन को एनालाइज करना है तो दो चीजें चाहिए। एक चाहिए वेयर और एक चाहिए व्हेन। अब हम वेयर और व्हेन तो नहीं बोल सकते, तो वेयर जो डिसाइड करता है वो कौन करता है? कोऑर्डिनेट, पोजीशन, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड होगा? उसके लिए हमको क्या चाहिए? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या चाहिए? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है? पोजीशन will be described by coordinates. Position change, coordinate will change. Position change, coordinate will change. And time measurement किससे होगा? क्लॉक। टाइम मेजरमेंट किससे होगा? क्लॉक।
तो हमको क्या चाहिए, दूसरी चीज जो चाहिए वो क्या है, क्लॉक। किसके लिए चाहिए, टाइम मेजरमेंट के लिए। और ये दोनों चीजें मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड क्लॉक दोनों मिलकर के मोशन एनालाइज कर ले जाएंगे, और फिर हम इसको क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो हम मोशन की एनालिसिस कहां करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या आता है, दो चीजें, एक तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आरसीएस, और दूसरा क्या आता है, क्लॉक। अब वो वॉच हो सकती है, स्टॉप वॉच हो सकती है, वॉटेवर, दो चीजें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और क्लॉक। पोजीशन चेंज होगा तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या चेंज होगा, कोऑर्डिनेट्स, और क्लॉक से आप टाइम देख लोगे। ठीक ठीक है, अब देखो, सो ये तो रही बात कि हम मोशन को एनालाइज करने के लिए हमको क्या चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, दैट इज वेरी फाइन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो चाहिए ही चाहिए। अब बात आती है कि वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं मोशन की जिनको हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, मोशन के डिस्क्रिप्शन के लिए, मोशन की एनालिसिस के लिए। वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं मोशन की जिनको हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा मोशन की एनालिसिस के लिए। सो वो फिजिकल क्वांटिटीज, या उनको बोलते हैं मोशन पैरामीटर्स या मोशन फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन। ठीक है, सो फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन, इसी को हम बोल सकते हैं मोशन पैरामीटर्स। अब भाई एक बात तो समझ लो, फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग जानते हैं, वो क्वांटिटीज होते हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, और वो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटी का एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वो क्लासिफिकेशन क्या था भाई, कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल होती हैं सात, कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड करंट। और डिराइव्ड होती हैं बहुत सारी, इनफाइनाइट, डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, ऑल दे आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, इनफाइनाइट। फंडामेंटल बेसिक है, और डिराइव्ड फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, हमने देखा है डायमेंशन फॉर्मूले में। फिजिकल क्वांटिटी का एक और क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्वांटिटी इज हैविंग another classification too, that is also very important. Two types of physical quantities, basically all physical quantities can be divided in two categories, and these two categories are scalar physical quantity and vector physical quantity. वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, एग्जाम्पल इज मास। 5 किलो है तो 5 किलो ही है, वो आप दाएं से पकड़ोगे तो 5 किलो ही रहेगा, बाएं से पकड़ोगे तो 5 किलो, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है मास के पास। वॉल्यूम, हाँ इतना मीटर क्यूब है, इतना वॉल्यूम है, बस खत्म बात, इट इज हैविंग नो डायरेक्शन। और टेम्परेचर,
ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जाती है, इनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इनके पास डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन एट ऑल। अब बात आती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है, इसकी बात आती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की। ये क्या होती हैं? मैग्नीट्यूड तो होता ही है, और क्या होता है? ऑल्सो डायरेक्शन, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। और केवल यही दो चीजें नहीं, एक तीसरी प्रॉपर्टी है जिसको हम एक्सप्लेन आगे चल करके करेंगे जब हम वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज फॉलोज फॉलोज एक लॉ फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन। अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, और दे शुड फॉलो लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन। दोनों एक ही बातें हैं, हम लोग समझेंगे जब हम मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया। विल स्टडी इन वेक्टर। जब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं, क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। वेक्टर इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और दे शुड फॉलो लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक बॉक्स है, उसको मैं फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन, दिख रहा है? किधर धक्का दे रहा हूं? राइट में। और सेम बॉक्स है, उस पे 5 न्यूटन लगा रहा हूं ऊपर से नीचे की तरफ। एक में फोर्स लग रहा है लेफ्ट टू राइट, और एक में फोर्स लग रहा है टॉप टू बॉटम। क्या दोनों में सेम इफेक्ट होगा? मैग्नीट्यूड तो सेम है। नहीं, नहीं होगा सेम इफेक्ट। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज चेंज्ड नाउ, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज चेंज्ड। तो इसीलिए इफेक्ट क्या होगा? एक राइट की तरफ डिस्प्लेस होगा, दूसरा नीचे अगर जा सकता है तो जाएगा, अदरवाइज जमीन पे रुका रहेगा। तो इन बोथ द केसेस magnitude of force is same, magnitude of force is same, which is 5 newton, 5 newton, but direction is changed, so effect will also be different, effect will also be different। बात समझ में आ गई? आप जा रहे हो, ध्यान देना, आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किधर जा रहे हो? वेस्ट टू ईस्ट। और आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो किधर? साउथ टू नॉर्थ। एक ही जगह पहुंचोगे क्या? कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। अगर मैं एक जगह से चलना शुरू करूं ईस्ट की तरफ और एक जगह से चलना शुरू करूं नॉर्थ की तरफ, सेम वेलोसिटी से, आप एक ही जगह पहुंच ही नहीं सकते, मतलब इफेक्ट सेम नहीं होगा। अगेन इफेक्ट और क्या बोल रहे हैं इसको, रिजल्ट इज नॉट सेम। व्हाई? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम बट डायरेक्शन इज चेंज, और डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी दोनों केस की अलग अलग है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। क्लियर है? तो दिस दैट इज व्हाई दीज फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड ओनली विथ मैग्नीट्यूड इन फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने किन किन की बात करी? फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया,
दे आर द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। इनको केवल मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इनके लिए डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। क्लियर है? अब आते हैं आगे, जो कि मैं बात कर रहा था, मोशन की फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है कि मोशन को एनालाइज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो सबसे पहली बात आती है क्या? सबसे पहली बात आती है क्या कि जब भी आप मोशन को एनालाइज करोगे, जब भी आप मोशन को एनालाइज करोगे, यहां हम बात कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। किसकी बात कर रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। तो मैंने बात करी कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जानते हो, ये है एक्स एक्सिस या एक्स डायमेंशन या एक्स डायरेक्शन। इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, एक्स डायमेंशन भी बोलते हैं और एक्स डायरेक्शन भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ये वाई एक्सिस, वाई डायमेंशन, वाई डायरेक्शन। और जेड, जेड मैंने इस तरह से बनाया है, क्यों? क्योंकि थर्ड डायमेंशन है। प्लेन तो बना सकता हूं कि एक्स एक तरफ वाई एक तरफ, जेड मुझे इस पॉइंट पे खड़ा करना था इसको। आप समझो, पेन से लिख रहे हो ना, तो आप जेड 3D में सोच करके देखो। अब अगर एक्स डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा? नेगेटिव एक्स होगा। ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा? नेगेटिव वाई। और ये z पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा? नेगेटिव z। और ये पॉजिटिव z। बात समझ में आ गई? ये होता है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, दिस इज योर ऑब्जर्वर। ठीक है? इस ऑब्जर्वर, इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0 0 0 0 0। अब मोशन अगर स्ट्रेट लाइन की है तो या कि एक्स डायरेक्शन में हो सकती है, या कि वाई डायरेक्शन में हो सकती है, या कि जेड डायरेक्शन में। हर डायरेक्शन में नहीं हो सकती एक साथ। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन या कि एक्स डायरेक्शन, या कि वाई डायरेक्शन, या कि जेड डायरेक्शन। अगर एक्स डायरेक्शन में होगा तो केवल किसके कोऑर्डिनेट बदलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट बदलेंगे। देखो, x1 0 0, x2 0 0। अगर मोशन वाई डायरेक्शन में होगी तो केवल वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा, केवल वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा। और मोशन अगर जेड डायरेक्शन में होगी तो केवल जेड कोऑर्डिनेट बदलेगा। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है तो केवल एक ही कोऑर्डिनेट बदल सकता है। अब एक्स डायरेक्शन में होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा, वाई डायरेक्शन में होगा तो वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा, जेड डायरेक्शन में होगा तो जेड कोऑर्डिनेट बदलेगा। क्लियर? सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो हम कोऑर्डिनेट से कैसे समझेंगे? ओनली वन कोऑर्डिनेट विल चेंज। अब वो इधर x और y और z तीनों में से कोई भी, अगर x डायरेक्शन में हो रही है तो x कोऑर्डिनेट, y डायरेक्शन में हो रही है तो y कोऑर्डिनेट, z डायरेक्शन में हो रही है तो z कोऑर्डिनेट बदलेगा। क्लियर है? ठीक। अब देखो, मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं। डायग्राम से, ये ओरिजिन था, बंदा कभी यहां था, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा। ये मोशन कौन से डायरेक्शन में हो रही है? एक्स डायरेक्शन में। सो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज होंगे? 0 0 0, x1 0 0,
x2 0 0, x3 0 0, x4 0 0। बात समझ में आई? बात क्लियर है? अब ये जो है, ये अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग पोजीशन है। तो इस टाइम को मान लो ओरिजिन पे जब था तो ये t इज इक्वल टू t0 टाइम पे था, ये t इज इक्वल टू t1 टाइम पे था, ये t इज इक्वल टू t2 टाइम पे था, ये t इज इक्वल टू t3 टाइम पे था, t इज इक्वल टू t4। 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड आप मान सकते हो, 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, वॉट एवर। सो देखो ये जो x1, x2, x3, x4, ध्यान से देखना, व्हाट इज दिस? पोजीशन और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। ये x1 है, ये क्या है? x2 है, ये क्या है? x3 है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सो दीज आर द location of the object with respect to origin at different time। तो पहली चीज तो आती है, अब इसी डायग्राम को देख करके हम एक एक फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। पहली चीज आती है ओरिजिन, क्या बोलते हैं इसको? रेफरेंस पॉइंट। इसी को और क्या बोल सकते हैं? ऑब्जर्वर। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मोशन विल बी एनालाइज्ड with respect to this point only। ठीक। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पैरामीटर, सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी, पोजीशन। क्या है पोजीशन? लोकेशन। मैथ्स में बोले तो कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। समझ में आ गई बात? शो किससे करते हैं? एक्स से। एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा, x1, x2, x3, x4 दिख रहा है? दे आर द पोजीशंस। ठीक है, मेजर्ड इन मीटर्स ऑब्वियसली। तो SI यूनिट क्या हो गई? SI यूनिट क्या हो गई? मीटर्स। एग्जाम्पल डायग्राम में आप देख सकते हो, x1, x2, x3, x4। अब वो 0 0 लगाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया कि x डायरेक्शन में मोशन हो रही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो x1, 0 0। हाँ, ये ज्यादा सही है, लेकिन क्यों लिखे हमको अंडरस्टूड है। x2, 0 0, x3, 0 0, ऐसे। थर्ड पॉइंट, पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? तो चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन द पोजीशन, और चेंज को हम फिजिक्स में एक क्वांटिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा। ये जो ट्रायंगल बनता है छोटा सा, डेल्टा। एरर में भी लाया था, रिलेटिव एरर में डेल्टा, वो भी चेंज था। ठीक है, तो डेल्टा, तो ये क्या हो गया? चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। What does it mean? It means final position minus initial position। मतलब x final minus x initial। ये है change in the position of object, delta x, known as displacement, known as
डिस्प्लेसमेंट। अगेन एसआई यूनिट मीटर, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं फिर से डायग्राम, पोजीशन डायग्राम, ये ऑब्जर्वर है, आदमी कभी यहां था t इज इक्वल टू 0 पे, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, तो समझो कि t इज इक्वल टू T1 पे उसकी पोजीशन x इज इक्वल टू कितनी थी, x1। t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू कितना था, 0। और t इज इक्वल टू T2 पे x इज इक्वल टू कितना था, x2। तो अगर मैं पूछूं कि T1 से T2 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टाइम T1 से T2 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये है x1, ये है x2। फ्रॉम t इज इक्वल टू T1 टू T2 डेल्टा x इज इक्वल टू व्हाट, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो आप बोलोगे चेंज इन द पोजीशन, चेंज इन द पोजीशन मींस फाइनल पोजीशन, दैट इज x2, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितना है, x2, ये है ना फाइनल पोजीशन, आप x2 पे पहुंचे हो। और इनिशियल पोजीशन कितना है, x1, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सो चेंज इन पोजीशन कहां से कहां हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ चेंज, क्या है, डायरेक्शन ऑफ चेंज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज। अलग कलर से दिखाता हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज। तो डिस्प्लेसमेंट के पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ ही साथ और क्या है, डायरेक्शन भी है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। कैसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा अब देखो कैसे, मान लो t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 था, ये बंदा x1 से x2 नहीं, सपोज x2 से x1 गया, कि ये पहले यहां था फिर यहां था, तो इस टाइम इंटरवल में कितनी पोजीशन चेंज हुई, ऐसे हुआ पोजीशन चेंज। क्यों, इनिशियल क्या था ये, फाइनल क्या था ये, इनिशियल कितना था x2, फाइनल कितना था x1, ध्यान देना। तो चेंज इन पोजीशन कैसा हुआ, इस डायरेक्शन में। देखो मैग्नीट्यूड वही है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन बदल गई है। सो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, दैट इज x1 माइनस x2। प्रीवियस केस में कितना था, x2 माइनस x1, और इसको हम क्या मानेंगे, x2 माइनस x1, x2 बड़ा है x1 छोटा है, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और ये कैसा आएगा, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन का क्लाम स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव से ही चल जा रहा है, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होना है। क्लियर है, बात समझ में आई। अच्छा एक और बात, कि मान लिया ये ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे था, फिर t इज इक्वल टू T1 पे x इज इक्वल टू x1 पे था, फिर t इज इक्वल टू T2 पे x इज इक्वल टू x2 पे था, और फिर ये वापस मुड़ गया और t इज इक्वल टू T3 पे x इज इक्वल टू x1 पे आ गया ना। ये बंदा यहां था,
फिर यहां था, फिर यहां था, और फिर यहीं पे आकर के खड़ा हो गया। अब कहां बना दो इसको, इसी के सर पे बना दो। कैसे गया, ऐसे गया, चला और फिर वापस। इनिशियल पोजीशन कहां पे थी, ओरिजिन। फाइनल पोजीशन कहां है, x इज इक्वल टू x1। लेकिन ओरिजिनल पाथ कैसा है, पहले गया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर चला है नेगेटिव डायरेक्शन में। चला है कि नहीं चला है? तो डिस्प्लेसमेंट का तो सिंपल सा डेफिनेशन है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इस केस में फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है x1, इनिशियल पोजीशन क्या है 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, दैट इज x1 माइनस 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x1 हुआ। कैसा, पॉजिटिव, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या लेंथ ऑफ पाथ भी x1 है, नो। लेंथ ऑफ पाथ कितना है, अगर मैं पूछूं लेंथ ऑफ पाथ क्या है, लेंथ ऑफ पाथ टू चेंज द पोजीशन, सेम पोजीशन को चेंज करने के लिए जो लेंथ ऑफ पाथ कवर हुआ है वो कितना है। तो लेंथ ऑफ पाथ कितना है, पहले ये कितना चला x2, और फिर वापस कितना आया, ये वापस कितना आया x। ये देखो कितना चला है, ये 0 से चलना शुरू किया, कितने डिस्टेंस कवर करी, ये x2 पोजीशन पे गया, किस पोजीशन पे गया, x2 पोजीशन पे गया, और फिर वापस आया कहां तक, x1 तक। आया कि नहीं आया, यहां तक आया। तो इस केस में, इस केस में कितना इसने पोजीशन कवर किया, सॉरी लेंथ ऑफ पाथ इसने कितना चला, कितना लेंथ ऑफ पाथ हुआ, ये भाई साहब यहां से चले 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 तो टोटल कितना कवर हो गया, आप बोलोगे x2। फिर लेंथ पूछ रहा है ना, वापस आ रहा है, तो लेंथ में पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं होगा, तो अब और कितना जोड़ेंगे, यहां से लेकर के, मतलब x इज इक्वल टू x2 से x इज इक्वल टू x1 तक, यहां तक वापस आया है। तो बेसिकली ये कितना चला है, ये और चला है x2 माइनस x1। भाई ये है x1 और ये है x2, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 लेंथ, तो कितना हो गया 2x2 माइनस x। और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता क्योंकि ये क्या है, लेंथ ऑफ पाथ, और इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आ गई डिस्प्लेसमेंट, जिसके पास डायरेक्शन है, जो डिपेंड करता है केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। डायरेक्शन किधर से किधर होती है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यही डायरेक्शन होती है। लेकिन डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पाथ ड्यूरिंग द मोशन, कि जितना मोशन आप किए हो उसमें लेंथ ऑफ पाथ कितनी है, और वो अलग हो जाएगी। अगर क्या होगा, आप देखो हर केस में देखो, जो स्टार्टिंग से हमने 3 केसेस लिए, पहले केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला, डायरेक्शन नहीं बदली इसने। दूसरे केस में नेगेटिव डायरेक्शन में चला लेकिन डायरेक्शन नहीं बदली। लेकिन तीसरे केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में भी चला है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी चला है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और अगर अपनी डायरेक्शन बदल रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट अलग होगी और डिस्टेंस भी क्या होगी, अलग होगी। अच्छा, इन दो केसेस में अगर मैं डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करता हूं, एल से, एल से या डी से, किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डी से, डी से, ठीक है, डी, डी फॉर डिस्टेंस, डेल्टा एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मैंने क्या बोला,
मैंने क्या बोला, इसको फिर से समझने की कोशिश करिएगा। 3 केसेस मैंने लिए। एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां पे था ओरिजिन पे, यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा। पोजीशन, तो पोजीशन उसकी कितनी हो गई, x1, कितनी हो गई, x2। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या पोजीशन चेंज हुआ, डेल्टा एक्स दैट इज डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x2 माइनस x1। अच्छा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी भाई साहब ने, डिस्टेंस भी इन्होंने इतनी ही ट्रेवल करी, क्योंकि डिस्टेंस भी अगर मैं बात करूं कि x1 से x2 तक की बस मैं मोशन देख रहा हूं, x1 से x2 तक की मोशन देख रहा हूं। टाइम इंटरवल क्या है, t इज इक्वल टू t1 से लेकर के t इज इक्वल टू t2 तक। या इसको और थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं, और थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं, समझो बात को। 3 पोजीशंस क्यों दिखाऊं, बस 2 ही पोजीशन से क्लियर कर दो। ये देखो, ये है ओरिजिन, और ओरिजिन से इस पोजीशन पे पहुंच गए। यहां x इज इक्वल टू 0 है, यहां x इज इक्वल टू x1 है। ये t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, ये t इज इक्वल टू t1 टाइम पे। तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन। और कितना हुआ, तो हम लिखेंगे डेल्टा x इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, दैट इज x1 माइनस 0। कितना हो गया चेंज इन पोजीशन, x1। और मैं अगर बोलूं डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस भी इसने कितना ट्रेवल किया है, x1 सेम। हुआ ना। अच्छा, अगर मैं बोलूं दूसरा केस कि ओरिजिन से चला x इज इक्वल टू, ओरिजिन से नहीं, इस बार कहां से चल रहा है, x इज इक्वल टू x1 से चल रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे, और t इज इक्वल टू t1 पे पहुंच रहा है x इज इक्वल टू 0 पे। बात समझना, ठीक है। अब क्या होगा, अब डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन किधर है, इधर। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल। फाइनल क्या है 0, इनिशियल क्या है x1, तो कितना हो जाएगा माइनस x1। बात समझ में आई। तो ये पॉजिटिव था और ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव दिख भी रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, मैं बात करूंगा डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो कितनी है, उसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, वो कितना हो जाता है बस x1, लेंथ ऑफ द पाथ। क्लियर है। थर्ड केस, थर्ड केस, ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था, यहां पहुंचा, फिर वापस ओरिजिन पे आ गया। मतलब मोशन कैसे हुई, ऐसे वापस। तो t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0, ओके। t इज इक्वल टू t1 पे x इज इक्वल टू x1, एंड फाइनली t इज इक्वल टू t2 पे x इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन भी 0, इनिशियल पोजीशन भी 0, चेंज इन पोजीशन कितना हुआ 0। और अगर यही मैं बात करूं डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x1, x1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, x1 रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसमें तो प्लस माइनस होता ही नहीं है, x1 प्लस x1 कितना हो गया 2x1। बात समझ में आई, ठीक है। ये है इसी तरह से, तो बात समझ में आई।
कि अगर डायरेक्शन बदलोगे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी। डायरेक्शन नहीं बदलोगे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। डिस्प्लेसमेंट में प्लस माइनस साइन लगाएंगे, डिस्टेंस में प्लस माइनस साइन नहीं लगता, वो केवल क्या होता है, प्लस ही होता है, क्योंकि उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द पाथ और डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन द पोजीशन। क्लियर है? तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए और यहां पे आप नोट बना के लिख सकते हो, इन स्ट्रेट लाइन मोशन, in straight line motion, if object changes its direction during motion, then displacement will be not equal to distance। और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, छोटा होगा। किससे? डिस्प्लेसमेंट से। कभी बड़ा तो हो ही नहीं सकता डिस्प्लेसमेंट। इन स्ट्रेट लाइन मोशन इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग मोशन, देन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस के बराबर हो ही नहीं सकता, हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। दूसरी बात, इन स्ट्रेट लाइन मोशन, in straight line motion, if object does not change its direction during motion, then displacement will be equal to distance। क्लियर है? बात समझ में आई? तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया, क्या आ गया, डेल्टा एक्स या कि छोटा होगा या कि इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। ऑलवेज बराबर कब हो सकता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के, जब आपने डायरेक्शन ना बदली हो मोशन में, और छोटा कब होगा, जब आपने डायरेक्शन बदली हो। केस हमने देख लिया। तो पहला रिलेशन तो ये हो गया। क्या हो गया, इसी को हम लिख दें, डिस्प्लेसमेंट will always be less than or equal to distance। Second point, in motion, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, बट डिस्टेंस कैन नॉट। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, इस पॉइंट से चला था, देखो देखो घूमते 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 वहीं पहुंच गया। आर रेडियस का सर्कुलर पाथ था। क्या होगा अगर मैं पूछूं, जो इनिशियल पोजीशन है एक्स इनिशियल इज इक्वल टू एक्स फाइनल, तो चेंज इन पोजीशन कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। और मैं अगर पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, तो लेंथ ऑफ द पाथ, और लेंथ ऑफ द पाथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। बात समझ में आई? और कोई एग्जांपल, दिस इज स्क्वायर हैविंग डायमेंशन ए। एक ऑब्जेक्ट जहां से चला था वहीं पहुंच गया, देखो क्या होगा, एक्स फाइनल इज इक्वल टू एक्स इनिशियल, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज डी, कितना हो जाएगा, 4a, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a। बात समझ में आई? अच्छा अब देखो एक और बात जो हमने पहले लिखी थी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या उससे छोटा होगा। अच्छा इधर देखो,
जीरो तो हमने प्रूफ कर ही लिया कि जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी। अगर ऑब्जेक्ट सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, यहां से स्टार्ट किया, जर्नी ऐसे हो रही है, आर रेडियस का पाथ है, यहां से स्टार्ट किया, दिस इज एक्स इनिशियल, दिस इज एक्स फाइनल, तो डेल्टा एक्स कितना होगा भाई, ये आर होगा, ये आर होगा, तो डेल्टा एक्स तो कितना हो गया 2r डिस्प्लेसमेंट, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, डिस्टेंस तो उसने पाई आर कवर करी है, लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्टेंस। एक और चीज देखते हैं, मान लो ये स्क्वायर है, ए साइड तो सारी साइड ए होंगी, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, गया कैसे है, ऐसे ऐसे दिख रहा है यारो, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन तो हमको रेड लाइन से दिख जाएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, होगा कि नहीं होगा। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, और वो कितना होता है √2a, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, √a² + a²। लेकिन अगर मैं कहूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, तो a + a कितना होगा 2a। अब देख लो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू √2a एंड d इज इक्वल टू 2a, तो डेल्टा एक्स छोटा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और एक और बात, अगर सारे पाथ, अगर आपको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा। एक पाथ तो ये हो गया डायगोनल वाला, एक पाथ जिससे हम ले गए हैं, हम और भी पाथ से जा सकते थे, और भी बहुत सारे पाथ हो सकते थे। देखो इधर कर्वी पाथ में बना रहा हूं, ऐसे भी जा सकते थे, ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कौन सा है, डायगोनल वाला, डिस्प्लेसमेंट वाला। क्लियर है। तो यहां से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दो कंक्लूजन हम निकाल चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा या बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है मोशन में, डिस्टेंस नहीं हो सकती। और एक तीसरा कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, तीसरा कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position। क्लियर है। और चौथा पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन नंबर ऑफ पाथ्स कितने हो सकते हैं एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, इनफाइनाइट। सो देयर मे बी, there will be infinite number of paths by which you can means object can change, object can move from initial to final position। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। फिर से, आपको ये इनिशियल पॉइंट है, सपोज ये फाइनल पॉइंट है, जाना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर कोई बोले कि कितने पाथ पॉसिबल है, एक पाथ तो ये सबसे शॉर्टेस्ट हो गया, लेकिन आप ऐसे भी तो जा सकते हो, आप ऐसे भी तो जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, और आप
ऐसे 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 नागिन डांस करते हुए भी जा सकते हो, और भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पहले ही बता चुका हूं, डिस्प्लेसमेंट is having direction. Displacement is having direction. Means displacement is a vector physical quantity, but distance is a scalar quantity. Clear है? Only length of the path. तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में, कि आप जिस पाथ पे चल रहे हो उसकी लेंथ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। लेकिन आप जिस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंच रहे हो, चेंज इन द पोजीशन, चेंज इन द पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की कैसी होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। अगर कोई पूछे कि डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, सो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड तो बता दिया, क्या होगा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं ये पांचों पॉइंट। क्या क्या है पॉइंट, पहला, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करते हो। इक्वल कब नहीं होगा, छोटा कब होगा, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करते हो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है मोशन में, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती मोशन में। मैं मोशन की बात कर रहा हूं, अगर आप रेस्ट पे हो तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, लेकिन मोशन में होने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। हमने केसेस देखे, सर्कुलर मोशन, स्क्वायर मोशन, है ना, स्क्वायर पाथ पे अगर आप चलो तो। थर्ड केस, व्हाट वाज द थर्ड केस, displacement is the shortest distance, displacement is the shortest distance between initial and final position. Fourth point, there are infinite number of paths, there are infinite number of paths by which you can go, or object can move from initial position to final position. And fifth point, displacement is a vector quantity, displacement is a vector quantity, and distance is scalar quantity, scalar physical quantity, and direction of the velocity will be from initial position to final position. ठीक है, so this is it from distance and displacement. अब आ जाते हैं नेक्स्ट। हमने देखा ओरिजिन, हमने देखा पोजीशन, फिर हमने देखा चेंज इन पोजीशन, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, और फिर देखा पोजीशन चेंज करने के लिए जो पाथ एक्वायर करते हैं उस पाथ की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने थर्ड में एक ही में, क्योंकि दोनों एक ही पार्ट है ना, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। फोर्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड। यहां पे हेडिंग में, कहां पे, जहां हमने डाला था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे हेडिंग में डाल लो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई डी। ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ टू चेंज द पोजीशन, या लेंथ ऑफ पाथ, इसी को बोल सकते हैं लेंथ ऑफ पाथ ड्यूरिंग मोशन। वही बात। अब आ जाते हैं
वेलोसिटी एंड स्पीड, वेलोसिटी एंड स्पीड, वेलोसिटी को डिनोट करेंगे v से, स्पीड को डिनोट करेंगे s से। सो वेलोसिटी एंड स्पीड, टाइम ओवर हो गया है। सो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। 3 पैरामीटर्स और बचे हुए हैं, वेलोसिटी एंड स्पीड और एक्सेलरेशन। मोशन की जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज और बची हुई हैं, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। सो विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो थैंक यू।